हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 11th क्लास का फिज़िक्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 5th चैप्टर, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, इसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटी, ये सब आप लोग चीज़ें सुने होंगे 9th और 10th में भी, और उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन जो है, जो टेक्स्ट बुक में लिखा था, वो मैंने कुछ पॉइंट बना के यहाँ पे लिखा हूँ, तो वो सब पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमारा पूरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले बेसिक देखेंगे क्या दिया हुआ इंट्रोडक्शन में। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। मतलब कि ऑल मटेरियल ऑल ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल टेंडेंसी रहता है कि अर्थ सपोज करो ये अर्थ है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 5-6 ऑब्जेक्ट है, वो अट्रैक्ट करेंगे किसके उधर, अर्थ के अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। किससे अट्रैक्ट होता है, अर्थ से। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ऑल बॉडीज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें ही MSCT और अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्या है ये, ऑल बॉडीज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। फर्स्ट वाला सेंटेंस यहाँ तक का था, देखो फर्स्ट वाला जो था ना वो यहाँ तक कॉपी किया, बट यहाँ पे सेकेंड वाले में उसने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। क्या किया है, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हर पॉइंट अलग अलग चीज़ बताता है हम लोगों को। थर्ड पॉइंट क्या है, इटालियन फिजिस्ट गैलीलियो। देखो, फिजिक्स का साइंटिस्ट को रहेगा तो उसको फिजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, गैलीलियो जिसका नाम था, इटालियन का था। ठीक है, उसने क्या बताया, इज सेड टू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इट बाय रिलीजिंग 2 balls of different masses from top of the leaning tower of Pisa, which reached the ground at the same time। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट, एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हमारा ये फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स मतलब पूरी दुनिया में एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने ग्रेविटेशनल फोर्स देखे थे क्या होते हैं। ठीक है, तो वही हर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कैसे कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है, फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और पढ़ते हैं, बहुत इजी है। एक सेंटेंस को उसने बस आगे एक्सटेंड करते गए थोड़ा थोड़ा। देखो, पहले क्या एक्सटेंड किया था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, पॉइंट वही है लेकिन थोड़ा कुछ एक्सटेंड करते गए हर पॉइंट में, है ना। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विद इनफाइनाइट रेंज। इसकी रेंज क्या रहेगी, इनफाइनाइट। MCQ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मच वीकर देन अदर फंडामेंटल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट रेंज है, लेकिन ये वीकर है। किसके वीकर है, फंडामेंटल फोर्सेस के वीकर है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में ये सब हम लोग को अभी तक बताया गया है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अभी हम लोग ने जैसे देख चुके इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ने क्या सीखे कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ। फिर एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है अर्थ के, बट विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। फिर जो हर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, केपलर्स लॉ, जिसका नाम है केपलर्स लॉ। बताओ, तीन लॉ है। केपलर्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 3 लॉ बनाए।
ठीक है, 3 लॉ है, तीनों लॉ को हम लोग एक एक करके देखेंगे। बहुत इजी है। एंड अगर आप लोग को नोट्स बनाना रहे मेरे वीडियो से तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन डिस्क्राइब द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है, ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, अराउंड मतलब सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रहते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्बिट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं केपलर्स के, मैंने कितने बताया लॉ, 3 लॉ। फर्स्ट वाला देखते हैं, एक एकदम इजी तरीके में मैंने लिखा हूँ, जिसका नाम है, फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, इसको समझाने के लिए ये डायग्राम देखो सपोज करो ये प्लैनेट है, सॉरी ये ऑर्बिट है, ये क्या है, एक ऑर्बिट है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑर्बिट है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये इलिप्टिकल शेप है। ये क्या है, इलिप्टिकल शेप है ना। ये सर्कल दिख रहा है क्या, नहीं सर्कल नहीं है, ये क्या है, इलिप्टिकल शेप। तो इलिप्टिकल में 2 चीज़ होती है, पता है, 2 फोकाई होती है। कितना होती है, 2 फोकाई, एक ये फोकाई और एक ये फोकाई। ये सेंटर तो रहेगा ही रहेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। क्या बारे में डिस्कस करने वाले, फोकाई। अब आप लोग पूछ सकते हो फोकाई क्या है ना, आप लोग पूछ सकते हो ना क्या है। देखो मैं बताता हूँ, देखो सिंपल समझाने के लिए। ठीक है, ये सेंटर से मैं पता है, यहाँ से अगर जो हम लोग का वो रहता है ना, जिससे हम लोग सर्कल बनाते हैं, ऐसा ऐसा रखते फिर ऐसा सर्कल बनाते। ठीक है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे सर्कल हम लोग बनाते, देखो ऐसा पॉइंट ऐसा रखते, पॉइंटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, पॉइंटर ऐसे रखते हम लोग और ऐसा सर्कल बनाते, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा पॉइंटर रखा, तो मैं यहाँ से यहाँ सर्कल बनाऊंगा, खाली यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सर्कल बनाऊंगा। फिर यहाँ से यहाँ तक बनाने के लिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कई और डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए मैं कहाँ से पॉइंटर रखूँगा, यहाँ पे। फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा सर्कल बनाऊँगा ऐसा, फिर यहाँ पे रख के थोड़ा सा सर्कल ऐसा, यहाँ से ऐसा, समझ में आ रहा है। एक यहाँ पे रख के सर्कल यहाँ तक बना। ठीक है, अब फिर यहाँ पे रख के थोड़ा सा बनाया यहाँ तक, फिर यहाँ पे रख के थोड़ा सा सर्कल यहाँ तक बन गया। फिर सेम जैसा ऊपर वाला बनाया वैसे ही नीचे वाला बना दो ऐसा। तो ये जो पॉइंट रिक्वायर्ड होता है ना हम लोग को ये सर्कल बनाने के लिए, उसको ही बोलते हैं फोकाई। ठीक है, ये एस फोकाई, ये एस। अच्छा, ये एस क्या है, ये सन है, ये एस क्या है, सन है। ठीक है, हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, कोई भी प्लैनेट्स लो जो मूव कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, पी लो या ए लो, जो भी लेना है लो। ठीक है, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। समझ में आया। ठीक है, वन ऑफ द हम लोग को कंसीडर करना ही पड़ेगा। सपोज करो मैंने ये पी प्लैनेट लिया तो ये कंसीडर मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो सपोज करो ये पी प्लैनेट है। ठीक है, अब ये गोल घूम रहा है, गोल बोल रहा हूँ, गोल सॉरी गलत बोल दिया, इलिप्टिकल ही घूम रहा है। ठीक है, इलिप्टिकल शेप ना, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इसका जो सन रहेगा, सन, वो सन ये रहेगा क्या, नहीं, इसका सन कौन सा रहेगा, ये वाला। और इसका सन कौन सा रहेगा, ये वाला। समझ में आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ये है तो सन कौन सा रहेगा, ये। और अगर ऑब्जेक्ट ये है तो सन कौन सा रहेगा, ये। ठीक है, तो वही चीज़ बोला है, अराउंड द फन वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है उसका 2a। आप लोग मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रहेगा, a रहेगा, है ना, हाफ रहेगा ना। वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस सपोज करो 2b है, कितना है, 2b है। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस बताओ कितना रहेगा, b रहेगा, हाफ रहेगा, क्योंकि हाफ कर रहा हूँ मैं, देखो ना हाफ कर रहा हूँ। तो ये इतना हो जाएगा a और इतना हो जाएगा b। ठीक है, और पढ़ते क्या लिखा हुआ है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज शोन इन अबव। ठीक है, हियर s and h dash are the foci of the ellipse, the sun being at s। ठीक है,
एस क्या है, सन है। पी इज़ द क्लोजिंग पॉइंट अलॉन्ग द ऑर्बिट फ्रॉम एस, ठीक है। सपोज करो प्लानट पी का नाम है पी, ठीक है, वो सन के अराउंड है एस, एंड इज कॉल्ड पेरीहीलियम। इसको क्या बोलेंगे, पेरीहीलियम। जो एस है ना, जो एस, देखो पी क्या प्लानट है, तो एस क्या रहेगा इसका, इधर पे लिखा हुआ है, पी इज़ द क्लोजिंग पॉइंट अलॉन्ग द ऑर्बिट फ्रॉम एस एंड इज कॉल्ड पेरीहीलियम। जो जिससे करीब रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पेरीहीलियम। और देखो क्या लिखा हुआ है, ए इज़ द फार्टेस्ट पॉइंट, मतलब दूर का फार्टेस्ट पॉइंट फ्रॉम एस एंड इज कॉल्ड एफीलियम, एफीलियम, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये एस पी से बहुत करीब है तो इसको क्या बोलेंगे, पेरीहीलियम। इसको क्या बोलेंगे, पेरीहीलियम। लेकिन ये एस से ए बहुत दूर है तो उसको क्या बोलेंगे, एफीलियम। ये सब चीज़ें एमसीक्यू टाइप में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे क्या दिया है। पी ए इज़ द मेजर एक्सिस, तो हम लोग को मालूम ही है, ये देखो ना यहाँ पे पी ए क्या है, मेजर एक्सिस, सबसे ज़्यादा एक्सिस, सबसे बड़ा एक्सिस कौन सा है, ये वाला है क्या, या ये वाला है, ये वाला तो रहेगा नहीं तो क्या छोटा है, ये है क्या, नहीं ये भी नहीं है, ये है क्या, हाँ ये है। क्यों पता है, क्योंकि देखो ना इसका कितना बड़ा दिख रहा है एक्सिस और इसका छोटा दिख रहा है। तो पी ए इज़ द मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a। पी ओ एंड ए ओ आर द सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा, मेजर एक्सिस कौन सा है, पी ए, तो सेमी मेजर एक्सिस ये रहेगा और ये रहेगा, दोनों रहेगा, ऐसा नहीं कि एक ही रहेगा, दोनों रहेगा, ये भी और ये भी। सेमी मेजर, देखो सेमी का मतलब हाफ, सेमी मतलब हाफ, मेजर मतलब जो हम लोग देखे पी ए, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वो एक किसका वैल्यू है, पी ओ का भी वैल्यू है और ए ओ का वैल्यू है ना, पी ओ और ओ है, ओके। एम एन इज़ द मेन माइनर एक्सिस, एम एन इज़ द, देखो ना दो एक्सिस है, एक ये एक्सिस है और एक ये। मेजर कौन सा है, ये, तो माइनर कौन सा रहेगा, ये वाला। तो एम एन इज़ द माइनर एक्सिस, एम एन इज़ द माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b, ठीक है। तो एम ओ और ओ एन क्या रहेगा, आर द सेमी माइनर एक्सिस, जैसे कि ये हुआ, सेम चीज़ मैंने लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेमी मेजर आएगा क्योंकि ये मेजर है, यहाँ पे सेमी माइनर आएगा क्यों, क्योंकि ये माइनर है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ, बहुत इजी लॉ बनाया है उसने, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैप्लर्स का सेकेंड लॉ। कैप्लर्स का सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ एरिया। देखो फर्स्ट वाले का क्या नाम था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, तो हम लोग ऑर्बिट के बारे में बात करते थे। अभी क्या बोला, लॉ ऑफ एरिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया। सपोज करो देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक है। ये ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो सन है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये और ये जो एरिया है, ये बोल रहा है कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल रहेगा। कौन बोल रहा है ये, कैप्लार्स लॉ। कौन बोल रहा है ये, कैप्लार्स लॉ बोल रहा है, कैप्लार्स का सेकेंड लॉ बोल रहा है कि ये एरिया और ये एरिया सेम रहेगा, जितना एरिया ये आएगा उतना एरिया ये आएगा। समझ में आया क्या बोला उसने, ठीक है। आगे पढ़ते क्या क्या दिया हुआ है, क्या हुआ, क्या दिया देखो, लॉ ऑफ एरिया, इसका डेफिनेशन दिया है, जिसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1-2 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछता है, 1 मार्क्स के लिए पूछता है, ठीक है। द लाइन दैट जॉइंस अ प्लानट, द लाइन दैट जॉइंस अ प्लानट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो जो मैंने बताया वही बता रहे हैं कि जो प्लानट को और जो सन को, ये एरिया और ये एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और देखो केपलर ऑब्जर्व दैट प्लैनेट्स डू नॉट मूव अराउंड द सन। केपलर क्या ऑब्जर्व किया कि प्लैनेट जो है डू नॉट मूव अराउंड द सन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड से वो नहीं घूमता। कांस्टेंट स्पीड से कौन घूमता, फैन घूमता अपना, जो घर में फ़ैन लगा रहा था ना, उसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं। लेकिन जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं घूमता, यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सीलरेशन से घूमता है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं घूमता।
दे मूव फास्टर व्हेन दे आर नियर टू द सन, मतलब कि वो फास्टर मूव करेगा। कब फास्टर मूव करेगा, कब मूव करेगा फास्टर? व्हेन दे आर नियर, व्हेन द नियर टू द सन, व्हेन द नियर टू द सन। वाइल दे मूव स्लोअर, स्लोअर कब मूव करेगा? सिंपल, इसका अपोजिट कर दो, व्हेन दे आर फार टू द सन, व्हेन दे आर फर्दर फ्रॉम द सन। सन से दूर रहेगा तो स्लो मूव करेगा और सन से नज़दीक रहेगा तो फास्ट मूव करेगा। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। ओके, तो ये हमारा सेकंड लॉ बताता है। दिस इज एक्सप्लेन बाय दिस लॉ। ठीक है, और पढ़ते क्या दिया हुआ है। सपोज द सन इज एट द ओरिजिन, सपोज द सन इज इट एट द ओरिजिन, द पोजिशन ऑफ प्लानट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लानट, and the perpendicular component of its momentum is denoted by p। सपोज करो ये प्लानट p है ना, तो इसका मोमेंटम सपोज करो p है, वैसे मोमेंटम को p से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज क्या करो, ठीक है, वो हम लोग को मालूम होना चाहिए, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर ही है। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? p से। ठीक है, लीनियर मोमेंटम जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर अभी हम देखेंगे आगे का डेरिवेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन है सेकेंड लॉ में, कुछ वो देख लेते हैं। बहुत इजी है, इतना हार्ड डेरिवेशन नहीं है कि हाँ डेरिवेशन बहुत बड़ा नहीं, कुछ बहुत इजी। द एरिया स्वेप्ड बाय द प्लानट, एरिया स्वेप्ड बाय द प्लानट, ठीक है, प्लानट बोल रहे हैं, ऑफ मास m इन गिवन इंटरवल डेल्टा t। क्या हो जाएगा? एरिया मालूम करना है मुझे। क्या मालूम करना है? एरिया मुझे मालूम करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ मैंने लिख दिया। बेस क्या है? बेस क्या है? आर है। कैसे दिखाऊं? देखो यहाँ पे देखो प्लानट का बोला ना, प्लानट। अब तो ये लेंगे, ये वाला एरिया छोड़ दो, ये एरिया छोड़ दो। ठीक है, ये वाला बेस क्या है? यही बेस है ना बाबा, देखो ना, ये बेस है। कितना है वो? आर है, लिख दिया मैंने, आर लिख दिया। हाफ इंटू बेस इंटू अब हाइट। ठीक है, अब हाइट के लिए, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, ये हाइट मतलब ये ना, यही बोल रहे हो ना आप लोग। हाइट का मतलब ये देखो, बेस हो गया, बेस हो गया। हाइट मतलब ये ना, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, ठीक है, एक ही बात है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने पहले ही बता चुका क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बेस हो गया। अब मुझे हाइट माना, हाइट मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? याद है आप लोगों को? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे। क्या फॉर्मूला होता है एक बार बता देता हूँ जिसको नहीं मालूम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मुझे क्या मालूम करना है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या कर दूंगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। तो वही चीज़ वहाँ पे किया उसने, देखो v इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों? क्योंकि देखो ना, इधर दिया हुआ है इन गिवन इंटरवल डेल्टा टी। तो v इंटू क्या कर दिया मैंने? डेल्टा टी। अब समझा? ठीक है, तो ये कोई बाहर से फॉर्मूला नहीं लेके आया, ये बेसिक हम लोग जो 10th में पढ़े वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, समझ में आया? होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, एज फॉर स्मॉल डेल्टा टी, सपोज करो स्मॉल डेल्टा टी टाइम बहुत कम है, तो v इज परपेंडिकुलर टू r हो जाएगा, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो डेल्टा टी को सपोज कर मैं क्या कर रहा था पता है? डेल्टा टी को मैं यहाँ पे नीचे भेज दिया। देखो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू खाली आर बचेगा और वी बचेगा, क्योंकि डेल्टा टी कहाँ आ गया? मल्टीप्लाई में ना, वहाँ पे गया तो डिवाइड में, तो डिवाइड में आ गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। समझा? ठीक है, कुछ नहीं किया। अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। डेल्टा टी को उसने नीचे ले लिया। ओके,
नाउ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट चैप्टर जिसने पढ़ के आया, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो भाई पहला चैप्टर ही पढ़ो, सेकंड चैप्टर पढ़ो, वो सब चैप्टर पढ़ो, डायरेक्ट 5वें पे मत कूदो, ठीक है। तो हम लोग ने पहले चैप्टर में देखे थे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट याद रखो, P इज इक्वल टू एम बी। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो लीनियर मोमेंटम बोलो या मोमेंटम बोलो एक ही बात है, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम लोग को पता ही है, तो ये सेंटेंस अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि मास प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मास एंड वेलोसिटी, किसका प्रोडक्ट, मास एंड वेलोसिटी। तो हम लोग को पता ही है, तो ये अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो भी इट इज़ ओके, इट इज़ हम लोग समझ में आता है, इतना भी एग्जामिनर पागल नहीं है कि वो उसको नहीं मालूम रहेगा, ठीक है। तो ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये लिखना डायरेक्ट, P इज इक्वल टू एम इंटू बी। हम लोग को क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी मिल गया, कैसे मिलेगा, अरे बाबा ये m मल्टीप्लाई में ना वहाँ गया तो इज इक्वल टू के वो साइड गया तो डिवाइड में, देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू पी अपॉन एम। ये इक्वेशन, ये जो v का वैल्यू है ना वो यहाँ पे पुट करो, किए, पुट किए, माइंड में पुट करो, माइंड में, ठीक है। देखो p अपॉन एम, p अपॉन एम पुट कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे इक्वेशन आप लोगों को, इक्वेशन नंबर 4, ये है इक्वेशन नंबर 3, ये है इक्वेशन नंबर 4। जो लोग मेरा वीडियो अच्छे से देख रहे हो वो लोग अपने नोट्स में भी लिखते जाइए जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, ठीक है। लिखेंगे तो आप लोग की प्रैक्टिस रहेगी, तो आप लोगों को अच्छे से समझेगा, ठीक है। अगर छूट जाता है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो आप लोग, वो आप लोग के ये ऊपर है, ठीक है। क्या आया, डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा टी, हाफ हाफ, आर आर, वी की जगह क्या लिखूंगा, पी अपॉन एम, पी अपॉन एम, पी एम, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे एक बताओ, लीनियर मोमेंटम आप लोगों को मालूम है, ठीक है, मालूम है फर्स्ट चैप्टर से। एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग को मालूम होना चाहिए। दो चीज़ें होती है देखो, एक होती है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है m इंटू बी। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, इसको भी हम लोग शायद देख चुके होंगे, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन से चैप्टर में हम लोग देखे थे, ठीक है, इसलिए मैं बता देता हूँ। लीनियर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, जिसका फॉर्मूला होता है R इंटू पी, R इंटू पी, R मतलब रेडियस इंटू पी। अच्छा ये रेडियस क्यों बोल रहा हूँ, डिस्टेंस क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाबा ये एंगुलर है ना, एंगुलर मतलब सर्कल आएगा, एंगुलर मतलब, एंगुलर का मतलब क्या होता है, सर्कल आता है, ठीक है, सर्कल ही में रेडियस होता है ना। तो आर इंटू पी मतलब लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया, ठीक है। ये सब जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो आप लोग अपने बुक के जो टॉप पे रहता है ना, जो नोट्स मेरा वीडियो देख के आप लोग बना रहे हो, तो इस टॉप पे लिख लिया करो, ताकि आप लोग जब भी पढ़ो तो आप लोग को याद आए, हाँ ये सब चीज़ें, हाँ हाँ इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इंटू आर इंटू पी, आर इंटू पी, देखो यहाँ पे लिखा है एंगुलर मोमेंटम एल इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इज डिफाइंड एज एल इज इक्वल टू आर इंटू पी। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये सेंटेंस खाली ये लिखना, एल इज इक्वल टू आर इंटू पी, इक्वेशन नंबर 5। अब यही हम लोग को क्या मालूम करना है, पी मालूम करना है, क्या मालूम करना है, पी मालूम करना है। तो एल अपॉन आर कर दूंगा मैं, एल अपॉन आर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पी मालूम करना है। तो पी मालूम करना है तो आर को यहाँ क्या कर रहा है, आर मल्टीप्लाई में, वहाँ पे गया तो डिवाइड में, तो एल अपॉन आर आ जाएगा, एल अपॉन आर यहाँ पुट करो तो ये हो जाएगा एल अपॉन 2m। क्यों पता है, ये देखो ये एल अपॉन आर हो जाएगा ना, तो एल अपॉन आर यहाँ पुट करूँ तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, खाली एल बचेगा और एम बचेगा, और ये 2 तो पहले से ही है, इसीलिए एल अपॉन 2m। आप लोग करके देख लो, इतना तो आप लोग को आता ही होगा, आप लोग साइंस के स्टूडेंट, तो इतना तो कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए, ठीक है। इतना भी नहीं आता तो प्लीज़ भाई थोड़ा सा सीख जाओ, ओके। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या है, कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट आ गया तो हो, हम लोग का जो सेकेंड जो बोलता था ना, एरिया इधर का और इधर का सेम है, हो गया प्रूफ। देखो ना एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम एंड मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं डिफो, इसका मतलब हम लोग का प्रूव हो गया। दिस प्रोसेस दैट लॉ ऑफ एरियाज, दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ। अब हम लोग देखेंगे अपना थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ का थर्ड लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स का मतलब टाइम, पीरियड्स का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, याद रखना फिजिक्स में कभी भी पीरियड्स आए इसका मतलब क्या है? टाइम मालूम करो। ठीक है, पहला वाला क्या था लॉ? लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ ऑफ एरिया। थर्ड लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, तीनों मेरे को याद हो गया, आप लोगों को भी याद होना चाहिए। और जो लोग मेरा वीडियो देख के नोट्स बनाते हैं उन लोगों को तो पक्का 101% याद तो हो ही गया होगा। 3 लॉ पढ़े, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड बहुत छोटा सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म है ना, सबको याद हो जाएगा, इतने तो सब लोग बहुत अच्छे। ठीक है, तो लॉ ऑफ पीरियड क्या बोलता है कि टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है डिस्टेंस का क्यूब। डिस्टेंस का क्यूब, टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली क्यों बोल रहा हूँ, दो चीज़ें होती है वो भी बता देता हूँ आप लोगों को, आप क्योंकि आप लोग 11th में ना, तो मैं इसलिए हर चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग समझते हैं इतनी लंबी लंबी वीडियो क्यों बना रहा है। अरे बाबा समझाना पड़ता है, कोई कोई बच्चे जिनको नहीं समझ में आता। ठीक है, कोई कोई रहते होशियार, वो लोग को समझ में आ जाता है, बट कोई कोई थोड़ा वीक होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सब चीज़ें आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट अगर ए सपोज करो ऐसा प्रोपोर्शनल है अपॉन में, यहाँ पे क्या डायरेक्ट, यहाँ पे अपॉन में, तो उसको बोलते हैं इनवर्सली। क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल को इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सामने जो रहेगा डायरेक्टली, अपॉन में रहेगा इनवर्सली। ठीक है, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इनवर्सली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 अपॉन में। ठीक है, तो ये सब आप लोग चीज़ें लिख सकते हो। नाउ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्यूब को यहाँ पे ले लो तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाना है। सपोज करो मुझे, देखो ये वाला ले लो। ठीक है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाना है, तो मैं क्या करूँगा? इज इक्वल टू लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो कांस्टेंट क्या है वो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, वो मालूम करना भी नहीं है मुझे। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, कांस्टेंट मतलब कि वैल्यू से, कोई वैल्यू से मुझे मल्टीप्लाई करना है, और ये क्या रह जाएगा? बी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए क्या करते हैं? इज इक्वल टू लगाते और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देगा। जिसको नहीं दिख रहा तो एक बार फिर से लिख देता हूँ, कांस्टेंट इनटू बी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए क्या करते हैं? इज इक्वल टू लगाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट क्या है? हर वैल्यू चेंज होते रहता है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग को अभी नहीं जाना फिलहाल। तो देखो यहाँ पे ये आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा, आर क्यूब इधर ही था। ठीक है, आर क्यूब को मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो ना, ये आर क्यूब यहाँ था ना, सामने था, तो मल्टीप्लाई में, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई में था, लेकिन अगर इज इक्वल टू की वो साइड गया तो डिवाइड में। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन 1-2 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, कि स्टेटमेंट करो लॉ ऑफ पीरियड्स, तो चाहिए ना। ठीक है, तो मैंने बस टेक्स्ट बुक से ही लिया हूँ। ठीक है, क्या दिया हुआ है? द स्क्वायर ऑफ द टाइम। देखो मैंने बताया था पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम। द स्क्वायर मतलब देखो स्क्वायर भी है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। तो फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनाया जाता है, फिजिक्स में ज़्यादातर ऐसी होता है, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाया जाता है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लानट अराउंड द सन। ये सब तो हम लोग को मालूम है कि प्लानट क्या है? अराउंड द सन रिवॉल्व करते हैं। इस प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली नहीं आया यहाँ पे। क्यों नहीं आया? क्योंकि कभी भी फिजिक्स में आ रहे हैं, अगर प्रोपोर्शनल बोला है तो मतलब वो डायरेक्टली है, बाय डिफ़ॉल्ट वो डायरेक्टली ही है। अगर उसको इन्वर्सली बताना है तो वो इन्वर्सली स्पेसिफाई लिखेगा यहाँ पे कि इन्वर्सली है।
लेकिन डायरेक्टली में कभी कभी वो डायरेक्टली नहीं भी लिखता है और कभी कभी लिखता भी है। तो प्रोपोर्शनल खाली लिखा ना तो समझ लेना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में वो अगर उसको लिखना रहेगा तो इन्वर्सली वो लिखेगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली में अगर वो लिखे ना लिखे हम लोग को समझ में आना चाहिए हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल तो है तो कैसा है प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली रहेगा। और इन्वर्सली के लिए वो स्पेसिफाई लिखता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना? वरना समझेगा कैसे? ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, देखो क्यूब आया, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस है ना आर बाबा। देखो मेजर एक्सिस हम लोग अभी पढ़े, यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मेजर एक्सिस ये हो गया, सेमी, सेमी मतलब हाफ, हाफ हो गया। तो हाफ यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे इस केस में आर है ना? तो आर का क्यूब देखो इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस बाय द प्लानेट। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग 1-2 मिनट में याद कर सकते हो। जो इंग्लिश मीडियम के, दो उर्दू मीडियम के मेरे को मालूम है उर्दू मीडियम के वाले थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 2-3 महीने में आप लोग इंग्लिश अच्छे से सीख जाओगे और आप लोगों को ईजिली समझेगा कि क्या दिया और क्या नहीं दिया। तो इस वीडियो में खाली हमारा केपलर के 3rd लॉ तक था। अगले वीडियो में हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, एंड समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड जो लोग पुराने हैं प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपने बोर्ड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोगों में शेयर कीजिए, एंड उन लोगों से कहिए कि सब्सक्राइब करें, मेरा लिंक व्हाट्सएप पे शेयर करें। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था। एंड वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अपने सजेशन भी कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हो। तो अगर वीडियो नहीं समझा तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, मुझे गारंटी है कि आप लोगों को समझेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।